हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भाई स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। प्यारे बच्चों, आज हम सामान्य प्रबंधन का सॉल्व पेपर सेट 1 लेकर आए हैं, है ना। इसी प्रकार से और भी सेट आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप सॉल्व करते रहें इसको या पढ़ते रहें उस समय कि कुछ हो सकता है कुछ जो शब्दावली है वो डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि आपने इसको डिटेल अगर नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। लेकिन अगर जब 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे और डिटेल क्लास जो हमारी चल रही है मैनेजमेंट की उसको जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समस्या नहीं आएगी, है ना। तो डिटेल को भी देखते रहें और इस सेट को भी आप लगातार रोज़ रोज़ लगाते रहें। टेंशन लेने का नहीं, बार बार करने का, अभ्यास के साथ काम करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए, ये पेपर है आपका लेबर इंस्पेक्टर का जो 2017 में पूछा गया है, 7 जनवरी 2017, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ठीक है। पटवारी में कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसकी संभावना आप यहाँ से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में इसी लेवल के प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन है, भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करता है। लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करता है। नकदी प्रवाह विवरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, मूल्यह्रास लेखा, सूची मूल्यांकन। तो भैया आंसर आता है हमारा कौन सा, बी। देखिए पूरा विवरण के साथ, यह मानक वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण का वर्णन है। क्या है मानक, यह जो मानक है ना बी वाला, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण वाला, ये वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण का वर्णन है, ठीक है ना। लेखांकन नीतियाँ जो विभिन्न प्रकार की होती है उनको स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना ही प्रकटीकरण की क्रिया है भैया। जो लेखांकन नीतियाँ होती है ना, तरीके कि कैसे कैसे चीज़ों को लिख सकते हैं आप, उनको विभिन्न प्रकार की होती है लेखांकन नीतियाँ, उनको स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रकटीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है। जो विवरण होता है ना उसके लिए क्या शब्द दिया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग और वैवाहिक स्थिति आदि शामिल होते हैं। तो आपका आंसर आ रहा है सा, व्यक्तिगत जानकारी होती है, सीधी सी बात है इसमें, है ना। विवरण पे क्या रहेगा, व्यक्तिगत जानकारी। तो उम्मीदवार या आवेदनकर्ता को इसके अंतर्गत अपनी पूरी जानकारी स्पष्ट करनी चाहिए, जिसमें उसका पूरा नाम, पिता सहित होना चाहिए नाम, जन्मतिथि जो उसके हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र में है, लिंग यानी वह पुरुष है या महिला है, वैवाहिक स्थिति मतलब वह विवाहित है या अविवाहित है, पता अपने पूर्ण डाक पते को पिन कोड सहित देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है। भाई लेखाकरण मतलब क्या होता है, बताओ। लेखाकरण मतलब क्या, आय व्यय का जो लेखाकर्म होता है कि नहीं होता है, वो आय और व्यय का पूरा ध्यान रखना और उसको लिखना, ठीक है ना, इसका प्राथमिक कार्य होता है। तो इसका प्राथमिक कार्य होता है हमारा वित्तीय लेन देन संबंधित। किससे संबंधित होता है, वित्तीय लेन देन से संबंधित, ठीक है ना। तो वित्तीय लेन देन में उसे संपत्ति व देयताओं की जानकारी देना होती है, देयताओं की जानकारी देना होती है। अब देयता क्या होता है भैया, तो ध्यान देना, देयता जो होता है ना वास्तव में धन चुकाने या कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी है एक तरह की देयता, ठीक है ना, धन चुकाने या कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी। तो वित्तीय लेन देन में उसे संपत्ति व देयताओं की जानकारी देना होती है, जिसके पास कितनी पूंजी, रोकड़, माल, लाभ हानि आदि है, यह सब स्पष्ट जानकारी देना है इसमें, ठीक है ना। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य यही है। ओके, रोकड़ मतलब तो आप सब जानते हैं, नगद रुपया जो होता है ना उसको बोलते हैं रोकड़ा, नगद रुपया, कैश, ठीक है ना, या जमा पूंजी जो होती है आपकी वो, ठीक है ना। आकस्मिक देयताएं में दिखाई देती है, तुलना पत्र के लिए लेखा पर नोट्स, ठीक है ना। आंसर है आपका आकस्मिक देयताएं में दिखाई देती है। आकस्मिक देयताएं जिन्हें हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं,
वे होती हैं जो पूर्व से पता नहीं रहती भैया, बल्कि अचानक हो जाती है, जो पहले से पता नहीं रहती है। भाई आकस्मिक घटना क्या होती है? एक तरह की आकस्मिक घटना जो अचानक होती है, जो पहले से नहीं। ऐसी आकस्मिक देयताएँ होती है जो पहले से पता नहीं होती है बल्कि अचानक हो जाती है। इन्हें तुलन पत्र या कहते हैं आप चिट्ठे में, चिट्ठा समझते हैं? चिट्ठा वही वर्ष भर की लाभ हानि का दस्तावेज जो रहता है ना, वो लाभ हानि, क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ, उसका दस्तावेज जो रहता है। आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको बोलते हैं चिट्ठा या चिट्ठे, यानी खाता एक तरह का। चिट्ठा मतलब क्या? खाता, ठीक है ना। तो बल्कि अचानक होती है। इन्हें तुलन पत्र या चिट्ठे में देयता की ओर नीचे नोट के रूप में दर्शाया जाता है। देयता की ओर, है ना, नीचे नोट, जैसा अपन किताब में नीचे नोट लिखाता रहता है ना अपना, कि भैया ये चीज़ कहाँ से ली गई है, नोट में लिखता है किताब वाला नीचे, ऐसे है। तो चिट्ठे में देयता की ओर नीचे नोट के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि ये वास्तव में हुई नहीं है बल्कि इनके भविष्य में होने की संभावना है ना, आकस्मिक देयताएं। ठीक है, ओके। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। तो भैया हमारा ब आंसर निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन, 3 चीज़ों में है ये, ठीक है ना। देखिए क्लियर इसको। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय बड़ी सूझबूझ से किया जाता है। वित्तीय प्रबंधन मतलब वित्त का जो मैनेजमेंट होता है उसका निर्णय बड़ी सूझबूझ से किया जाता है, क्योंकि इसी पर व्यापार, उद्योग, कंपनी की सफलता निर्भर होती है भैया, है ना। वित्तीय प्रबंधन पर ही क्या होती है? कंपनी की सफलता निर्भर होती है। ये 3 भागों में विभक्त रहते हैं। निवेश, या कितनी पूंजी लगाई जाना है। निवेश करना मतलब कितनी पूंजी आप लगा रहे हैं अपनी फर्म में। वित्तीयन यानी कैसे उसका नियोजन करना है, प्लानिंग कैसे करना है उसकी, है ना, नियोजन मतलब। वह परिसंपत्ति का प्रबंधन यानी फर्म की संपत्तियों का पूर्ण विश्लेषण। भाई आपके पास, आपकी कंपनी के पास कितना पैसा है उसका पूरी तरह से विश्लेषण करना। ये 3 चीज़ें हैं, निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। समझ गए? वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य इन निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। 3 भागों में इनको बांटा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को, एक जो कर्मचारी होता है उसको उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? मानव संबंध प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण या प्रबंध प्रशिक्षण? ब वाला आंसर। भैया इसमें क्या होता है, इसमें कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र की समस्याएं बनाते हैं। जो भी समस्याएं आती है कार्यक्षेत्र में वो बनाएंगे, एक उसकी प्रोफाइल बनाएंगे, वो प्रशिक्षक के अनुभव का लाभ लेते हुए उसे हल करेंगे, ठीक है ना। प्रशिक्षक जो होता है उसका, प्रशिक्षण देने वाला जो होता है, प्रशिक्षक मतलब कौन? जो प्रशिक्षण देता है वो व्यक्ति, प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति को कहलाता है क्या? प्रशिक्षक। तो ये है, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? तो कौन करता है बेटा? समस्या समाधान प्रशिक्षण करता है ना। समस्या का समाधान हो जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से, और क्या, कर्मचारी की समस्या का, ठीक है। संयुक्त प्रभावन क्षमता, संयुक्त प्रभावन क्षमता पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है ईपीएस। ईपीएस से तात्पर्य प्रति अंश आय से है बेटा। किससे? प्रति अंश आय से। इसका तात्पर्य है कि अंशों से कंपनी की लाभदायकता कितनी प्रभावित हो रही है। अंश जो होता है, शेयर का अंश होता है ना, वो। ईपीएस से तात्पर्य प्रति अंश आय से है। इसका तात्पर्य है कि अंशों से कंपनी की लाभदायकता, कंपनी को जो लाभ होता है वो कितना प्रभावित हो रहा है अंशों से, ठीक है। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस मतलब शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए भैया। किस नियम से होना चाहिए? तो आंसर देखिए, ब वाला, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप, उसी के अनुरूप क्या होता है? तदनुरूप मतलब उसी के अनुरूप क्रेडिट होता है। डेबिट का क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब देखिए क्लियर इसको। दोहरा लेखा या द्विप्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत, दोहरा लेखा मतलब जिसमें डबल लेखन हो, डबल लिखा जाता हो। दोहरा लेखा या द्विप्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन 2 खातों को प्रभावित करता है भैया। कितने खातों को? 2 खातों को प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक व्यवहार एक बार नाम मतलब डेबिट किया जाता है। प्रत्येक व्यवहार एक बार
नाम अर्थात डेबिट किया जाता है, वह दूसरे खाते में जमा अर्थात क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए तलपट का नाम योग जमा योग बराबर होगा भैया। तलपट का नाम क्या होगा? योग जमा और योग बराबर होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बैंक समाधान विवरण को किस सहायता से तैयार किया जाता है? एक बैंक समाधान, अच्छा हमने जो है काफ़ी हद तक जो भी आपके यहाँ पे शब्द हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई शब्द अगर रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले सेशन में ज़रूर लेकर आएंगे हम आपकी समस्या का समाधान। ठीक है, एक बैंक समाधान विवरण को किस सहायता से तैयार किया जाता है? बैंक समाधान विवरण, बैंक समाधान विवरण होता है ना, उसको किस सहायता से तैयार किया जाता है? रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण के की सहायता से तैयार किया जाता है भैया। किससे? रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण की सहायता से तैयार किया जाता है। अब भैया रोकड़ बही क्या होता है? वह बही जिसमें आय और व्यय का हिसाब लिखा जाता है उसको बोलते हैं रोकड़ बही बेटा, है ना। आय और व्यय का हिसाब लिखा जाता है उसको बोलते हैं रोकड़ बही। कितना कैश आया कितना गया वो सारा खाते में, जिस खाते में लिखाता रहता है ना, उसको बोलते हैं रोकड़ बही। तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण की सहायता से तैयार करते हैं। रोकड़ बही का शेष सदैव नाम होता है भैया, शेष सदैव नाम होता है, जबकि बैंक का शेष इसके विपरीत होता है ना। अनेक बार इनमें अंतर पाया जाता है जिसका कारण कुछ प्रविष्टियां रोकड़ बही में हो जाती है, रोकड़ बही में हो जाती है पर बैंक तक सूचना नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार कुछ लेन देन जैसे बैंक द्वारा किया गया ब्याज, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज उसमें अर्थात पासबुक में दिखा दिया जाता है, पर ग्राहक को सूचना न मिल पाने के कारण रोकड़ बही में प्रविष्टि छूट जाती है। ये मतलब क्या हुआ कि पासबुक में तो लिख दिया बैंक ने, लेकिन ग्राहक को सूचना नहीं मिल पाई, है ना। इसलिए जो रोकड़ बही था उसमें प्रविष्टि मतलब दर्ज नहीं हो पाई, है ना, लिख नहीं पाए आप रोकड़ बही में। ठीक है, ग्राहक को सूचना नहीं मिली तो उसने अपने रोकड़ बही में नहीं लिखा उसको। ठीक है, इस तरह से लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? संबंध की आवश्यकता। सिंपल है, अभिप्रेरणा मिलने पर ही अच्छा प्रदर्शन निर्भर है भैया। जैसे आपको अगर मोटिवेशन मिलता है, अभिप्रेरणा मतलब क्या? मोटिवेशन, तो आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। यस, तो अभिप्रेरणा मिलने पर ही अच्छा प्रदर्शन निर्भर है। अभिप्रेरण आपस में मधुर संबंध का निर्माण करता है भैया। मोटिवेशन क्या करता है? आपस में मधुर संबंध का निर्माण करता है ना, सीधी सी बात है। तो लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं, है ना, संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? शीर्ष प्रबंधक है भैया, टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं ना उसमें आते हैं ये। तीन जो अलग अलग भाग होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, उसमें से टॉप में आते हैं सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ आते हैं? तो शीर्ष प्रबंधक के रूप में आते हैं। प्रबंधन के 3 स्तरों में शीर्ष प्रबंधक का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यही वह धुरी है जिसके आसपास सारा कार्य निर्भर है। यही योजना व उसे कैसे कार्यान्वयन किया जाए निर्देशित करता है ना। किसी भी काम को कैसे करना है ये सब कौन बताता है? टॉप लेवल का मैनेजमेंट बताता है भैया। धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा। निधि प्रवाह विश्लेषण, निधि का मतलब क्या होता है? खजाना, आपके पास कितना खजाना है उसका विश्लेषण किया जाएगा और उसी के हिसाब से स्रोतों को निधि प्रवाह विश्लेषण के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है ना। तो निधि प्रवाह विश्लेषण यानी रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, एक तरह का रोकड़े का कितना आना जाना है द्वारा, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण द्वारा संचालन, विनियोग व वित्तीय क्रियाएं परिलक्षित होती है जो धन के उपयोग व स्रोतों को परीक्षित करती है भैया। धन का उपयोग कैसे होगा, है ना, सोर्स क्या है धन का, इन सब चीज़ों की जांच करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। प्रतिफल की आवश्यक दर
जो कि ऋण निवेश को शेयर धारक जो होते हैं ना, शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। ऋण की लागत के आधार पर ही, बी आंसर है ऋण की लागत है ना, तो ऋण की लागत के आधार पर ही प्रतिफल की आवश्यक दर का निर्माण होता है भैया। प्रतिफल, भाई ऋण की लागत कितनी है उसी आधार पर हम क्या करते हैं, प्रतिफल की आवश्यक दर का निर्माण करते हैं। ऋण की लागत, ठीक है ना, प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए, ऋण की लागत, ठीक है। प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियाँ विकसित करने में मदद करता है, जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा, सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली सिंपल है, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली प्रबंधक जो होते हैं, मैनेजर जो होते हैं, उनकी परिष्कृत प्रणालियाँ जो होती है, मतलब डेवलप्ड प्रणालियाँ जो होती है वो विकसित करने में मदद करता है ना। प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियाँ विकसित करने में मदद करता है, जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली वर्तमान समय में AIS द्वारा सूचना पर बेहतर नियंत्रण होता है भैया। AIS द्वारा सूचना पर बेहतर नियंत्रण होता है। AIS मतलब क्या, AIS मतलब ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। क्या होता है भाई AIS मतलब ऑल इंडिया सर्विस। आगे देखिए, पूंजीगत व्यय में परिलक्षित होगा बैलेंस शीट, तुलना पत्र जो होता है, तुलन पत्र जो होता है उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय, तुलन पत्र में परिलक्षित होगा। तुलन पत्र मतलब वही बैलेंस शीट। पूंजीगत व्यय वे होते हैं जिनकी प्रकृति स्थायी व दीर्घकालीन होती है भैया, स्थायी व दीर्घकालीन होती है। जैसे स्थायी संपत्ति का क्रय, फर्म की सामाजिक क्षमता बढ़ाने में किया व्यय आदि। फर्म मतलब जो आपकी कंपनी है ना, आपका जो उद्योग है, आपका जो व्यवसाय है, उसकी सामाजिक क्षमता बढ़ाने में किया गया व्यय आदि परिलक्षित होगा। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था, VA ग्रेक्यूनॉस ने, है ना। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था, VA ग्रेक्यूनॉस ने नियंत्रण की विधियों में इस सूत्र को समझाया था, नियंत्रण की विधियों में इस सूत्र को समझाया था, ठीक है भाई। ओके, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता है भैया, ये कथन सही नहीं है ना। मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता है, ये गलत बात है ना भाई। मुद्रा का जो कालांतराल, जैसे समय बीतता जाता है तो मुद्रा में भी उसके मान, मुद्रा के मान में भी क्या आता रहता है, अंतर आता रहता है, यानी कि वो घटती बढ़ती रहती है, उसका मान घटता बढ़ता रहता है। जबकि इसने क्या बोला, मान नहीं होता है, कालांतराल मान नहीं होता, अरे भैया होता है, ठीक है ना। मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता है, होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है, निधि मतलब कोष, जो फंड होता है ना वो, उसका स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है, केवल इमारत की बिक्री। अब कोई इमारत बेचोगे आप लोग तो पैसा बनेगा ही सही, आपका फंड में पैसा आएगा ही सही, है ना। निधि में, निधि समझते हो ना, कोष, हाँ वही खजाना, ठीक है। तो केवल इमारत की बिक्री में, ठीक है। केवल शेयर जारी करना, शेयर जारी करोगे तो पैसा आएगा, लोग खरीदेंगे। केवल लिया हुआ सावधि ऋण, बिल्कुल इसमें भी पैसा आएगा। उपरोक्त सभी निधि का स्रोत है भैया, बिल्कुल। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है के रूप में जाना जाता है, एक अनूठा प्रतीक है मात्र, है ना, लोगो, ओके, या एक ग्राफिक चिन्ह या प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे यूट्यूब चैनल होता है तो उसका एक लोगो होता है कि नहीं होता है, तो वो बोलता नहीं है, ब्रांड का एक हिस्सा है और एक चिन्ह है, मतलब प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है ना। यह एक ग्राफिक चिन्ह या प्रतीक चिन्ह होता है जो बड़ी कंपनियां अपने उत्पाद के लिए प्रयोग करती है, इनका बिल्कुल करती है। इसे देखते ही कंपनी का ब्रांड मालूम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां अपने लोगों से जानी जाती है ना। ओके, संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। परियोजनाएं, बजट, कार्यक्रम या कार्यविधियां। बजट, है ना, बजट जो है वो संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं भैया, है ना। यह जो बजट होता है ना, ये अनुमानित आय व अनुमानित व्यय को दर्शाता है। बजट क्या दर्शाता है, आय और व्यय को दर्शाता है। अनुमानित कि भाई इतनी तो आय हो जाएगी हमारे यहाँ और इतना व्यय होगा हमारा, ठीक है ना। यह हर व्यक्ति
फर्म कंपनी के लिए आवश्यक है, हर कंपनी के लिए है ना आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है बजट। इसमें संख्यात्मक पदों द्वारा परिणाम दर्शाया जाता है। संख्या तो लिखनी पड़ेगी ना, 50,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपये का बजट है, ऐसे संख्यात्मक परिणाम दर्शाए जाते हैं। अगला, जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? विक्रेता ही करेगा, और कौन करेगा? डी। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर, लाभ का अंश नहीं दिखाया उस पर दिनांक पर है ना, और ऐसी कंडीशन में विक्रेता से यदि शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश, लाभ का अंश विक्रेता ही प्राप्त करेगा इस कंडीशन में। विक्रेता, क्योंकि अंश खरीदने वाले ने लाभांश रहित दिनांक पर इन्हें विक्रेता से लिया है ना, विक्रेता अंश रहेगा क्योंकि अंश खरीदने वाले ने, जो शेयर जिसने खरीदा है उसने लाभांश रहित दिनांक पर इन्हें विक्रेता से लिया है, इसलिए ऐसे में लाभांश पर अधिकार विक्रेता का ही होगा। लाभ के अंश में अधिकार किसका होगा? विक्रेता का ही होगा। इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है? निबंध मूल्यांकन। ठीक है, निबंध मूल्यांकन के लिए कहा जाता है। इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है? निबंध मूल्यांकन में भी है। निबंध मूल्यांकन में क्या बताया जाता है कि कोई कर्मचारी है तो उस कर्मचारी का एक गुड पॉइंट क्या है और बैड पॉइंट क्या है, ये बताता है निबंध मूल्यांकन। प्रबंध शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। अबंधता यानी बिना हस्तक्षेप के निर्बाध रूप से कार्य करता रहे, बंधन नहीं होना चाहिए उसमें। हस्तक्षेपी प्रबंधन शैली है ये, हस्तक्षेप जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, एक ऐसी प्रबंधन शैली है ना। ये उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है, बताई जाती है ना। यानी कि बिना हस्तक्षेप के निर्बाध रूप से कार्य चलता रहे, एक ऐसी निधि है ना, नीति है अबंधता की, हस्तक्षेप की शैली। व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तिक हो जाता है, ऐसा व्यक्ति चिंतनशील कहलाता है ना। बिल्कुल, ऐसा व्यक्ति सोच समझकर हर पहलू को ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है भैया, जो चिंतनशील होता है ना वो। अव्यक्तिक का मतलब क्या भाई? अव्यक्तिक जो निजी ना हो वो अव्यक्तिक होता है। व्यक्तिक मतलब निजी, अव्यक्तिक निजी ना हो मतलब सार्वजनिक हो, है ना। तो चिंतनशील व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तिक हो जाता है, चिंतनशील। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है? केवल इमारत की बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, उपरोक्त सभी। तो भैया ये डबल आ गया है एक ही क्वेश्चन। उपरोक्त सभी धन के स्रोत है क्योंकि इनमें रोकड़ का महत्व है, इन सब में किसका महत्व है? रोकड़ का महत्व है, इसलिए। ठीक है, चलिए भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा ये सेशन आपको, और आगे बात करेंगे अगले सेट के बारे में, सॉल्व पेपर के बारे में। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी रही है आपको सेट हल करने में, तो जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो ये समस्याएं बिल्कुल समाप्त आपकी हो जाएंगी, चिंता नहीं करें। बहुत ज़्यादा कठिन काम है नहीं है, ठीक है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन हम इसे सरल से सरल करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।